एवरीवन, कोकाटा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं सीडीपी बाल विकास का पार्ट तीसरा यानी क्लास तीसरी। तो इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा रहे हैं और जो आपके सिलेबस से संबंधित हैं उन्हें भी करा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, विद्यालय का कार्य होता है। मतलब विद्यालय का क्या कार्य होता है? संस्कृत के संरक्षण, संस्कृत का परिष्करण, संस्कृत के नए प्रतिरूपों का निर्माण या उपयोग सभी। तो विद्यालय का कार्य ये होता है कि विद्यालय में संस्कृत का संरक्षण भी होना चाहिए, उसका परिष्करण भी होना चाहिए और उसे नए रूपों में, नए प्रतिरूपों में उसका निर्माण भी करना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, वे अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो देखते हैं ऑप्शन इसके, पहली है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो सबसे पहले पहली अवस्था की बात करते हैं। संवेदी प्रेरक जो अवस्था होती है इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो है उसे ज्ञान नहीं होता है तो अपने जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, हाथ की उंगली, इनसे उसे मतलब वो चीज़ों को करता है। तो ये बच्चे की पहली अवस्था हो जाएगी। इसमें उसे, इस अवस्था में बच्चे को वस्तु स्थायित्व का ज्ञान होता है, केवल ये चीज होती है। अब बात करें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्था बच्चे की 2 साल से 7 साल तक होती है और जो पहली वाली अवस्था है ये संवेदी प्रेरक अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष के लिए होती है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, इसमें बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। मतलब जो वस्तुएं सजीव होती हैं, निर्जीव होती हैं, उनमें अंतर नहीं कर पाता है और बच्चा सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है वह सही कर रहा है। अच्छा, इसमें वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं आता है। मतलब जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इसमें बच्चे को संख्याओं को उलटना पलटना नहीं आता। अब बात करें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये क्या होती है? इसमें क्या होता है, जो बच्चा जो है अपने सामने रखी हुई वस्तुओं को देखकर ही कुछ कर सकता है या उनके बारे में चिंतन कर सकता है। जैसे हम उसके सामने कोई वस्तु रख दें तभी वो कर सकता है उसके बारे में चिंतन। अब बात आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये ऐसी अवस्था है इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन भी करता है और तर्क भी देने लगता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, समावेशी शिक्षा क्या है? मतलब समावेशी शिक्षा क्या है? हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, ऑप्शन सी है दाखिले संबंधी कठोर प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देती है, या डी तथ्यों की शिक्षा से संबंधित। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। मतलब समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है कि सभी प्रकार के छात्र शिक्षा उस कक्षा में या समावेशी शिक्षा ले सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब जो विकास होता है आदमी का वो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब हमें निगेटिव वाला देखना है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, विकास उकसाने, बड़ा उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, विकास संस्कृति परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो देखिए, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और वृद्धि जो होती है हमारी वो कुछ समय तक होती है और उसके बाद फिर धीरे धीरे रुक जाती है। तो विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और वृद्धि कुछ समय तक होती है। तो बात करें पहले क्वेश्चन की तो ये हो सकता है, नहीं पूछ रहे हैं। तो विकास उकसाने, बड़ा उकसाने या बढ़ावा देने से
नहीं होता तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं है। बाकी तीनों जो ऑप्शन हमारे ए सी डी ये सही हैं और ऑप्शन बी जो है गलत है, तो इसका ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मतलब एक अध्यापक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है अपने बच्चों के लिए, जो जिन्हें स्कूल में वो शिक्षा देता है उनके लिए क्या जरूरी है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समानुवृत्ति होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या एक सुवक्ता होना। इसके कहने का मतलब ऑप्शन डी का कि एक अच्छा वक्ता होना, और ऑप्शन सी का मतलब है कि विद्यार्थियों को जो परेशानियां उन्हें दूर करना, और ऑप्शन बी का मतलब है कि सबको एक समान समझना और कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। ये ऑप्शन ए में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना अध्यापक का काम होता है और उसे सारी जो कठिनाइयां हैं वो उनकी दूर करनी चाहिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। विकास का अर्थ है, विकास का क्या अर्थ है वो देखते हैं अभी। परिवर्तनों के उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इनमें से हमारा क्या हो सकता है, अभी मैंने बताया था इससे पहले क्वेश्चन में कि विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और वृद्धि जो है कुछ समय तक होने के बाद रुक जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर होगा हमारा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अभिप्रेरणा अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला हमारी विकास का अर्थ कहलाती है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था, डब्ल्यू वुंट यानी विलियम वुंट, सिगमंड फ्रायड, पावलोव या वॉटसन। तो मनोविज्ञान की जो सर्वप्रथम प्रयोगशाला थी, पहली प्रयोगशाला, वो विलियम वुंट ने स्थापित की थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी, फ्रेंजो, ब्रेटनो, मैक्स बर्दीमर, एडगर रूबिन, कर्ट लेविन। तो जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला थी इनमें से किसने रखी थी, ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में। तो हमारा पहला भी नहीं हो सकता और सी नहीं है और ऑप्शन डी कर्ट लेविन भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर होगा वो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, मैक्स बर्दीमर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, जो संगणन होता है वो किससे संबंधित है, अधिगम से सीखने से यानी अभिप्रेरणा से, स्मृति से या सृजनात्मक से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर होगा हमारा वो स्मृति यानी याद रखने से। स्मृति का मतलब होता है याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा वो स्मृति हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। मतलब माँ बाप के साय से बाहर निकलकर जो उसके साथी होते हैं, दोस्त होते हैं, उनकी संगत को पसंद करना कौन सी अवस्था में आता है, किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। तो देखिए शैशवावस्था तो बहुत छोटी होती है, इसमें तो हो नहीं सकता। उत्तर बाल्यावस्था में भी ये नहीं हो सकता। पूर्व किशोरावस्था हो सकती है और किशोरावस्था ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्व किशोरावस्था। कहने का मतलब ये किशोरावस्था से जो पहले की अवस्था होती है उसमें बच्चा क्या करता है, जो उसके दोस्त होते हैं उनके साथ ज्यादा मिलना जुलना, रहना सहना होता है, ज्यादा एक दूसरे के साथ समय बिताना। तो वो चाहता है कि मैं अपने माँ बाप के जो क्या नाम कहना चाहिए हमें कि अधिकार है या हमें डांटना पड़ती है, तो उनकी सुनता भी नहीं है इस अवस्था में। और बच्चा जो है अपने जो साथी बालक होते हैं उनकी संगत में बैठना या रहना ज्यादा पसंद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, पूर्व किशोरावस्था। किशोरावस्था से पहले की अवस्था पूर्व किशोरावस्था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, मतलब सीखने का किससे है, अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, तत्परता से। तो जो सीखने की
सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम है वो है हमारा तत्परता से। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। तत्परता से हम किसी चीज को भी आसानी से सीख सकते हैं। और जैसा कि तत्परता का मतलब होता है लगातार निरंतरता, हम किसी भी काम को करें लगातार तो वो हमसे अच्छे से आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा हमारा तत्परता, यानी ऑप्शन डी। अब आता है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, मतलब इनमें से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, अध्यात्मक। देखिए संज्ञानात्मक भी है क्योंकि संज्ञानात्मक विकास के जो प्रतिपादक थे वो जीन पियाजे साहब हैं। तो भावात्मक भी है और क्रियात्मक भी है हमारा अधिगम का क्षेत्र, लेकिन आध्यात्मिक अधिगम का क्षेत्र नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है, मतलब शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती कौन सी है इनमें से। विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार कराना। तो प्रश्न पत्र बनाना तो एक शिक्षक का काम होता है, कक्षा में अनुशासन ये भी मतलब कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर अनुशासन रखेंगे हम तो बच्चे जो है ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। और ऑप्शन ए का है गृह कार्य, ज़्यादा गृह कार्य नहीं करवा सकते हम क्योंकि हम एक ही चीज़ बार बार कराएंगे बच्चों से, तो बच्चे जो है उसके प्रति ऊब जाते हैं कि हमें डेली एक ही रूटीन है हमारा। तो एक सही शिक्षक को क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण चुनौती जो है उसे नए नए तरीकों से बच्चों को पढ़ाना है, मोटिवेशन देना है और उसका जो सब्जेक्ट है उसे इतना आनंदप्रद बनाना है, मतलब इतना अच्छा कर देना है कि बच्चा जो है उसे हंसते हंसते सीख जाए उस विषय को। तो इसका ऑप्शन जो है 13 का बी सही हो जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता, मतलब बालक का जो चिंतन है वो किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है। ऑप्शन ए है आत्म केंद्रिता, ऑप्शन बी है सजीवतावाद, ऑप्शन सी है यथार्थवाद, ऑप्शन डी है व्यक्तित्ववाद। इनमें से कौन सा सही हो सकता है। तो देखिए हम आत्म केंद्रिता से बच्चे का जो चिंतन है उसका प्रदर्शन नहीं कर सकते, सजीवतावाद से भी नहीं कर सकते, यथार्थवाद से भी नहीं कर सकते, हाँ व्यक्तित्ववाद से हम कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा व्यक्तित्ववाद। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, मतलब जो व्यक्तित्व का संगठन है उसका क्या स्वरूप हो सकता है। सामाजिक आर्थिक, मनोवैज्ञानिक सामाजिक, सामाजिक राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक, और इन चारों में से कौन सा सही हो सकता है। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर तो देखिए सामाजिक और आर्थिक तो हो ही नहीं सकता। अच्छा मनोवैज्ञानिक सामाजिक, हाँ ये हो सकता है। बात करें सामाजिक राजनीतिक ये भी नहीं हो सकता, मनोवैज्ञानिक आदमी ये भी नहीं हो सकता। तो इसका क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, क्यों हम लोग शिक्षित होते हैं या इसके बारे शिक्षा से हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं अच्छा नागरिक बनना, ये हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को निर्माण, मतलब ऐसे व्यक्ति का निर्माण करें जो समाज के लिए उपयोगी हो। व्यवहारिकता का निर्माण करना, उपयुक्त सभी, मतलब कहने का यह है कि हम ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करें जो समाज के लिए उपयोगी, मतलब समाज से जो कुरीतियां हैं बुराइयां हैं उन्हें दूर करने का काम करें। हम अपने समाज में ऐसे लोगों को तैयार करें शिक्षा के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब ये सारी चीजें होनी चाहिए एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए शिक्षा के उद्देश्य में। जैसे अच्छा नागरिक बनाना चाहिए हमें, और ऐसे व्यक्ति को निर्माण करें जो हमारे समाज के लिए उपयोगी हो, और व्यवहार का निर्माण मतलब सही तरह से एक दूसरे के प्रति व्यवहार करें। तो इसका ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। फ्रोवेल निम्न में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया, मतलब फ्रोवेल जो थे मनोवैज्ञानिक उन्होंने इनमें से कौन से खेल पर ज्यादा बल दिया था। गेंद का खेल, ब्लॉक का खेल, आकृतियों का खेल या ये सभी। तो देखिए फ्रोवेल ने सबसे ज्यादा जो बल दिया था वो गेंद का खेल पर बल दिया था।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, सामाजिक निर्भर। मतलब इनमें से कौन सा होता है? आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। तो आत्म केंद्रित जो व्यक्ति होगा वो हमारा अंतर्मुखी होगा, मतलब अपना जो भी काम करेगा सोच समझ के करेगा। आत्म केंद्रित जो व्यक्ति होता है वो बहिर्मुखी नहीं होगा, उभयमुखी नहीं होगा, सामाजिक निर्भर नहीं होगा, मतलब समाज में निर्भर नहीं होगा, वो अंतर्मुखी होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? बुद्धि से संबंधित, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। याद करना, गतिक परिक्रमण, विचार करना, सहानुभूति देना। तो इनमें से कौन सा सही हो सकता है? तो इसमें से हमारा याद करना तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, विचार करना भी ये गलत हो जाएगा। तो हमारा 19 का जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन डी सहानुभूति सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? मतलब जो व्यक्ति होते हैं उनमें एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रियाओं के कारण, या प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो देखिए वातावरण के कारण तो केवल हमारी शक्लें और जो हमारी शारीरिक संरचना है वो भिन्न हो सकती है। जन्मजात विशेषताओं के कारण इनमें भी कुछ चीजें हमारी सिमिलर हो जाती हैं जन्मजात विशेषताओं के कारण, ये भी नहीं हो सकता। और एक फिर आता है हमारा वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्य क्रियाओं के कारण, तो ये हमारा हो सकता है। ऑप्शन डी है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का समुच्चय प्राप्त होने का कारण। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये चीजें हमें वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो अन्योन क्रिया के कारण होता है उससे होती हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर इस वीडियो में टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो गई हो तो मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं अपनी गलती को सुधारूं और आप तक सही से सही कंटेंट लेकर के आए। थैंक यू।